हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे पैरामेडिकल एंट्रांस में पूछे गए केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी स्टैंड्स फॉर। सीएनजी स्टैंड्स फॉर ऑप्शन ए है कार्बन नाइट्रोजन गैस, सेकंड वन है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, थर्ड वन है कॉम्प्रेस्ड नाइट्रोजन गैस एंड फोर्थ वन है नन ऑफ दिस। तो सीएनजी की फुल फॉर्म जो रहती है वो रहती है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगर हम बात करें सिमिलरली एलपीजी की, तो एलपीजी की फुल फॉर्म रहती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और अगर हम बात करें मेन गैस जो रहती है वो कौन सी रहती है, एलपीजी में बात करें एलपीजी में रहती है ब्यूटेन, और सीएनजी की बात करें सीएनजी में मेन गैस जो रहती है वो रहती है मीथेन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आपने ध्यान में रखना है कि किसमें कौन सी मेजर गैस होती है, किसमें कौन सी माइनर गैस रहती है। माइनर गैस आपकी लोअर जो मेंबर रहते हैं अल्केन के वो रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। कौन सा रिलेशनशिप जो है यहाँ पे करेक्ट है, और यहाँ पे रिलेशन दिया है किस किस में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में। ये स्केल्स रहती है टेम्परेचर को मेजर करने की। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है F इज इक्वल टू 9/5 C+32, सेकेंड वन है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5 फ़ारेनहाइट प्लस 32, एंड थर्ड वन है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C-32, एंड फोर्थ वन है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9/5 फ़ारेनहाइट -32। तो यहाँ पे करेक्ट रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास होता है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 C+32। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सेल्सियस दिया है 100 डिग्री और आपको बोला गया है कि इसको आप फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करो, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपली यहाँ पे सेल्सियस की जगह वैल्यू पुट कर दो 9/5 इंटू 100 प्लस 32, डिवाइड कर दो 5 2 10 20, 180 प्लस 32, 180 में 32 ऐड करोगे आपके पास कितने आ जाएंगे, 212। तो 212 जो है ये फ़ारेनहाइट स्केल में रहता है। जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वाटर का, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो कितना आना था, 212 डिग्री, 212 फ़ारेनहाइट आना था। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या रहता है, करेक्ट रिलेशन रहता है। एक आपने याद रखना है केल्विन और सेल्सियस वाला भी, कि जब भी सेल्सियस में दिए है हमेशा उसको केल्विन में कन्वर्ट करो, क्योंकि पता है केल्विन स्केल जो है वो क्या रहती है, एब्सोल्यूट स्केल रहती है। उसमें जितनी भी वैल्यू रहती है सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू रहती है और सारे के सारे एक्यूरेट रिजल्ट उसमें आते हैं, इसलिए। और वो रिलेशन क्या रहता है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, जो भी आपके पास सेल्सियस में दिया है उसमें आप ऐड कर दो 273.15, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा कौन सी स्केल में, केल्विन स्केल में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मोल इक्वल टू, 1 मोल जो है वो किसके इक्वल होता है, और ऑप्शन दी है 6.022 इंटू 10 की पावर -23 स्पेसिफाइड पार्टिकल, सेकेंड वन ऑप्शन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 स्पेसिफाइड पार्टिकल, थर्ड वन 6.626 इंटू 10 की पावर -34 स्पेसिफाइड पार्टिकल, एंड फोर्थ वन 1.602 इंटू 10 की पावर 19 स्पेसिफाइड पार्टिकल। तो 1 मोल जो है वो किसके इक्वल होता है, ये रहता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट रहेगा। ये पार्टिकल जो है एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। और ये दिया था आपका एवोगैड्रो ने, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एवोगैड्रो नंबर भी इसको बोला जाता है, एन नॉट से जिसको हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनमें से कौन सी टर्म जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। फर्स्ट ऑप्शन है मोलैलिटी ओनली, सेकेंड वन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, थर्ड वन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, एंड फोर्थ वन मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो मोलैलिटी और मोलैरिटी, तो आपको पता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो रहती है। तो इसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन जो है वो क्या है, वो भी आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। मीन्स यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर के ऊपर मोलैरिटी जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि आपको पता है मोलैरिटी क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम आ गया मीन्स वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास मोलैरिटी
टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सिमिलरली नॉर्मेलिटी जो है वो भी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ओनली आपका मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन भी आपको पता है कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले से जो है वो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पूछा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव इन नेचर। इनमें से कौन सा आइसोटोप जो है वो हाइड्रोजन का वो रेडियो एक्टिव रहता है। ऑप्शन है प्रोटियम, सेकेंड वन ड्यूटेरियम, थर्ड वन ट्राइटियम एंड फोर्थ वन नन ऑफ दीज। तो आपको पता है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप रहते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप है। तो इनमें से आपको पता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो रहता है वो कौन सा रहता है, ट्राइटियम जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। मींस ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे है करेक्ट। अगर प्रोटियम की रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं 11H से, इसको करते हैं 12D से, इसको करते हैं 13T से। सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने कितने रहते हैं। तो प्रोटियम में निकालें एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन का नंबर, कितने आगे 0, यहाँ पे निकालें एटॉमिक मास 2 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, इसमें निकालें n आ गया 2। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं, प्रोटियम में आपके पास 0 रहते हैं, ड्यूटेरियम में 1 रहते हैं, ट्राइटियम में रहते हैं 2। और अगर हम बात करें ड्यूटेरियम की, तो ड्यूटेरियम को हैवी हाइड्रोजन भी बोला जाता है, हैवी हाइड्रोजन। और प्रोटियम की बात करें, प्रोटियम को बोला जाता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। सिमिलरली हैवी वाटर करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैवी वाटर क्या रहता है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड है D2O, इसको बोला जाता है हैवी वाटर। और हैवी वाटर के अगर हम यूज की बात करें तो इसका यूज किया जाता है एज ए मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। और मॉडरेटर क्या होता है, ये स्लो डाउन करता है किसकी स्पीड को, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the periodic table the elements of which group are known as halogen। कि periodic table में कौन से ग्रुप को जो है वो halogens बोला जाता है। तो फर्स्ट वन ऑप्शन गिवन है 15th ग्रुप, सेकेंड वन 16th ग्रुप, थर्ड वन 17th ग्रुप एंड डी ऑप्शन इज 18th ग्रुप। तो यहाँ पे आपके पास 17th ग्रुप जो रहता है उसको बोला जाता है हैलोजन। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 15 की, तो नाइट्रोजन फैमिली जो है यहाँ पे बिलोंग करती है। और नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोला जाता है, निकोजन्स भी बोला जाता है, साथ में निकोमाइड्स भी इनको बोलते हैं। तो निकोजन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फैमिली के जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे सफोकेशन काउज करते हैं, सफोकेशन काउजिंग ये एलिमेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, निकोजन्स बोला जाता है। सिमिलरली 16 ग्रुप की बात करें, 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलेरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, ये मेंबर जो है वो ग्रुप नंबर 16 से बिलोंग करते हैं। और इनको क्या बोला जाता है, इनको बोलते हैं चाल्कोजन्स। तो चाल्कोजन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्या करते हैं, ओर फॉर्म करते हैं। आपने पढ़े ओर्स होते हैं ना, जैसे हेमेटाइट हो गया ऑक्साइड ओर है ना, मैग्नेटाइट हो गया ऑक्साइड ओर है, गैलेना हो गया सल्फाइड ओर है। तो इनसे ओर बनते हैं, ओर फॉर्मिंग ये एलिमेंट्स हैं, इनको चाल्कोजन बोलते हैं। ग्रुप नंबर 18 की बात करें, जीरो ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, जीरो ग्रुप या नोबल गैसेस बोला जाता है। जितनी भी नोबल गैसेस रहती है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सारे की सारे ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करती है, इसलिए इनको नोबल गैसेस, जीरो या फिर इनर्ट गैसेस बोला जाता है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फैमिली ऑफ एलिमेंट्स विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कि कौन सी फैमिली जो रहती है जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो सबसे हाईएस्ट रहती है। फर्स्ट ऑप्शन इज अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड वन हैलोजेंस, थर्ड वन नोबल गैसेस एंड फोर्थ वन अल्कलाइन मेटल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नोबल्स मेटल, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहती है वो रहती है नोबल गैसेस की, जो हमने बात की अभी लास्ट क्वेश्चन में भी कि ग्रुप नंबर 18 जो रहते हैं उनको नोबल गैसेस बोला जाता है। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी यही रहती है। आपको पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी जिसको जो हमें चाहिए होती है, किस चीज़ के लिए चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए।
कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, उसको कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, है ना। मान लो पहले आपके पास सिर्फ यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 3 हो गए, ग्रुप नंबर 18 तक आते आते यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उतने ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे ऐसा होता है कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है, और इसीलिए जो आपके ग्रुप नंबर 18 रहता है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेगी। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है ग्रुप नंबर 2 को, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट रहते हैं उनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। एस ब्लॉक में रहते हैं वैसे ये, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप रहते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। हैलोजन पता लग गया, अभी हमने डिस्कस किया, ग्रुप नंबर 17 जो रहते हैं उनको हैलोजन बोलता है, और ये भी सिमिलर अल्कलाइन मेटल्स ही हैं, मींस ये भी आपके ग्रुप नंबर 2 से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट बतानी है कि किसकी यहाँ पे रहेगी। ऑप्शन ए है CO2, सेकेंड वन है CH4, थर्ड वन NH3 एंड फोर्थ वन NF3। तो अगर हम बात करें CO2 की तो CO2 का स्ट्रक्चर सबको पता है, इस तरह से रहता है, और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन रहती है वो रहती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो मीन्स कार्बन से ऑक्सीजन के टुवर्ड जाएगी, कार्बन से ऑक्सीजन के टुवर्ड जाएगी, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे तो डाइपोल मोमेंट होगी 0। सेकेंड वन CH4 की बात करें तो CH4 में भी सेम यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो आएगी वो 0 आएगी, सेम यहाँ पे 0 आएगी। कैसे, देखो CH4 ये है CH4, पॉजिटिव से नेगेटिव की टुवर्ड्स, पॉजिटिव से नेगेटिव की टुवर्ड्स, पॉजिटिव से नेगेटिव टुवर्ड्स, पॉजिटिव से नेगेटिव की टुवर्ड्स, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपका ये हो गया ऊपर वाली डायरेक्शन में, ये आपका नीचे वाली डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और डाइपोल मोमेंट आ गई 0। अब बचा आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट, एक NH3 और एक NF3। NH3 आपके पास ये रहता है, NF3 आपके पास ये, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही रहता है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स, पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स, पॉजिटिव से नेगेटिव के टुवर्ड्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एटम से जाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की टुवर्ड्स, तो इस साइड को डायरेक्शन। तो आप देख रहे हो सारी की सारी डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम साइड ही है। सिमिलरली NF3 में देखोगे नाइट्रोजन से फ्लोरीन के टुवर्ड्स, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन से फ्लोरीन के टुवर्ड्स, नाइट्रोजन से फ्लोरीन के टुवर्ड्स, और एटम से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 डायरेक्शन जो है वो नीचे को है, एक डायरेक्शन जो है वो ऊपर को है डाइपोल मोमेंट की। तो एज कंपेयर टू NF3, NH3 की डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर C जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन हीटिंग ए लिक्विड इट्स विस्कोसिटी। अगर लिक्विड को हीट कर रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी क्या रहेगी। ऑप्शन है इंक्रीज, सेकेंड वन डिक्रीजेस, थर्ड वन रिमेन सेम, एंड फोर्थ वन इज रिड्यूस टू 0। तो देखो विस्कस है, जैसे हनी का एग्जांपल हम ले लेते हैं, हनी विस्कस होता है, जैसे आप उसको हीट करते हो उसकी बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं और वो इजिली जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो मीन जब भी लिक्विड को हीट करोगे तो वहां पे उसकी विस्कोसिटी जो है वो हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, at high altitude the boiling point of water gets lowered because, है ना, हाई जैसे भी हाइट पे जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जैसे ही जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। क्यों कम होता है, फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेचर कम होता है इसलिए कम होता है, सेकंड वन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है इसलिए होता है, थर्ड वन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हाई होता है, एंड लास्ट वन है कि नन ऑफ दिस। तो क्यों जाके हाई एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, इसलिए कम होता है क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या रहता है, वो कम रहता है, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फ्री एनर्जी G में बी डिफाइंड एज, फ्री एनर्जी चेंज आपने पढ़ा है कि वहां पे क्या रहता है। ऑप्शन ए दी है G इज इक्वल टू U माइनस TS, सेकेंड वन G इज इक्वल टू U प्लस TS, थर्ड वन G इज इक्वल टू H माइनस TS, फोर्थ वन G इज इक्वल टू U प्लस
H माइनस टी एस। तो यहाँ भी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आपको पता है गिव्स फिर एनर्जी चेंज हो रहती है, डेल्टा जी क्या होती है, डेल्टा H माइनस टी डेल्टा एस। ये चेंज हो गया और सिंपली आपके पास ऐसे रहता है G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो बताती है स्पॉन्टेनिटी के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी चीज यहाँ पे रहती है, अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, लेस देन 0 हुआ तो क्या बताएगा, डेल्टा जी 0 के बराबर हुआ तो क्या शो करेगा, डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो बताता है स्पॉन्टेनिटी के बारे में, रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो उस चीज के बारे में बताता है डेल्टा जी की वैल्यू। नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है, 0 है, इक्विलिब्रियम पे है, और अगर पॉजिटिव है तो मीन्स रिएक्शन जो है वो कैसी है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है कि डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो क्या स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है, नेगेटिव है, रिएक्शन वहां पे स्पॉन्टेनियस रहती है। अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम पे रहता है, अगर पॉजिटिव है तो वहां पे रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ आइस, वाटर एंड वेपर द मोस्ट रैंडम स्टेट, है ना। आइस आपको पता है वाटर की फॉर्म है सारी, वाटर, आइस एंड वेपर स्टेट। तो यहाँ पे मोस्ट रैंडमली जो फ्रीली मूव करती है वो कौन सी स्टेट है, ऑप्शन है आइस, सेकंड वन वेपर, थर्ड वन वाटर एंड फोर्थ वन बोथ आइस एंड वाटर। आपको पता है गैसेस स्टेट जो रहती है वो बहुत रैंडम रहती है, तो मीन्स यहाँ पे आपके पास वेपर जो रहती है वो मोस्ट रैंडम स्टेट रहती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज pH ऑफ वाटर इज 7। वाटर की pH जो है वो 7 है, कब, रूम टेम्परेचर पे, मीन्स एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। इफ वाटर इज हीटेड एट 80 डिग्री सेल्सियस देन, अगर वाटर को हम 80 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं तब वहां पे क्या होगा। ऑप्शन ए है pH इंक्रीज करेगी, सेकेंड वन है pH डिक्रीज करेगी, थर्ड वन pH रिमेन 7 एंड फोर्थ वन नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही वाटर को हीट किया जाता है और वाटर को हीट करते हैं तो pH जो है वहां पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, pH वहां पे डिक्रीज हो जाएगी लेकिन रहता वो न्यूट्रल ही है। आपको पता है वाटर जो रहता है वाटर न्यूट्रल रहता है, लेकिन pH वहां पे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जैसे ही आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए गैल्वेनिक सेल, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, सेकेंड वन रिडक्शन अकर एट एनोड, थर्ड वन कैथोड इज नेगेटिव, फोर्थ वन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल की बात करें तो यहाँ पे आपके पास इस तरह से बिकर है, इस बिकर में इन दोनों एक कंटेनर एक इलेक्ट्रोड रखा जाता है। सिमिलर सेकंड बिकर है, सेकंड बिकर में एक इलेक्ट्रोड रखेंगे। यहाँ पे आपके पास एनोड, कैथोड बैटरी से इस तरह से कनेक्ट होता है, यहाँ पे रखा जाता है एक बल्ब ग्लो होता है, जब जैसे ही करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे एनोड जो रहता है वो नेगेटिव चार्ज रहता है, कैथोड जो रहता है वो रहता है पॉजिटिव चार्ज। मीन्स इनकरेक्ट तो ये भी हो गया कि कैथोड नेगेटिव होता है, ये तो इनकरेक्ट हो गया फिर, है ना। और फिर बाद में लगाया जाता है एक सॉल्ट ब्रिज इसको कंप्लीट करने के लिए, इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो रहता है वो कहां से कहां जाता है, एनोड टू कैथोड, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गई। और ये चीज भी आपने हमेशा याद रखनी है कि जहां भी एनोड आता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन ही होती है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होती है। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो रहेगा वो यहाँ से यहाँ को जा रहा है, मीन्स एनोड से, है ना, एनोड से। तो एनोड पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो मीन्स यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड वन इज इनकरेक्ट क्योंकि कैथोड पे होती है रिडक्शन, ना कि एनोड पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक अंडर द नेम। आपको पता है H2O2 जो है वो उसका यूज करते हैं एंटीसेप्टिक, है ना, ईयर वॉश करने के लिए, अगर टीथ वॉश करने हैं तब भी उसके लिए किसका यूज करते हैं, H2O2 का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है कि कौन से नेम के अंडर उसको एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं क्या उसको, सेकेंड वन पर हाइड्रोल बोलते हैं,
थर्ड वन नेस्ले रिएजेंट बोलते हैं, फोर्थ वन कैटेकोल बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी H2O2 को एज ए एंटीसेप्टिक हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है पर हाइड्रोल, ठीक है। और पर हाइड्रोल किसको, 30% H2O2, ठीक है। 30% H2O2 जो रहता है उसका यूज करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक, और कौन से नेम के अंडर करते हैं, पर हाइड्रोल नेम के अंदर करते हैं। और अगर 90% H2O2 है उसका यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल में। रॉकेट फ्यूल में किसका यूज करते हैं, 90% H2O2 का यूज किया जाता है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बोरंडम। इस कार्बोरंडम जो है वो क्या है, ऑप्शन ए है कैल्शियम कार्बाइड को क्या हम कार्बोरंडम बोलते हैं, सेकंड वन बोरोन कार्बाइड, थर्ड वन एल्युमिनियम कार्बाइड एंड फोर्थ वन सिलिकॉन कार्बाइड। तो सिलिकॉन कार्बाइड जो रहता है SiC उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कार्बोरंडम बोलते हैं। तो मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब भी होमोलिटिक क्लीवेज होती है, फ्यूजन होता है, कोवलेंट बॉन्ड जब टूटते हैं तो वहां पे किस चीज की फॉर्मेशन होती है। जैसे ये आपका AB है, जैसे यहाँ पे फ्यूजन होगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, इस तरह से A0 प्लस B0 में, और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। जब भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो वहां पे किस चीज की फॉर्मेशन होगी, हमेशा वहां पे फ्री रेडिकल जो है वो फॉर्म होंगे। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल आपके कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज रहते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो है वो कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन के ऊपर जो है यहाँ पे क्या रहेगा, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही स्पीसीज रहती है। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज बेयर रिएजेंट। इस बेयर रिएजेंट जो है वो किसको बोला जाता है, ऑप्शन ए एक्वस KMnO4 को बोलते हैं, पर मैग्नेट जिसको हम बोलते हैं, सेकेंड वन न्यूट्रल KMnO4, थर्ड वन अल्कलाइन KMnO4 एंड फोर्थ वन एक्वस ब्रोमीन वाटर। तो बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं, अल्कलाइन KMnO4 जो रहता है उसको बोला जाता है बेयर रिएजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड अल्कलाइन KMnO4 जो रहता है ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसको बेयर रिएजेंट हम बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑप्शन ए है नेचर ऑफ द सॉल्यूट, सेकंड वन नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, थर्ड वन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, फोर्थ वन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आप वहां पे ऐड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करती है। मींस इंडिपेंडेंट किसके ऊपर रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है नेचर के ऊपर, कि किस टाइप का सॉल्यूट आप वहां पे ऐड कर रहे हो उसके ऊपर नहीं डिपेंड करती है। तो इंडिपेंडेंट करती है नेचर ऑफ द सॉल्यूट, डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। आपको पता है 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहती हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी। फर्स्ट वन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ वन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 जो हैं वो क्या हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो नाम भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और सॉल्यूट भी हम कैसा डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन्स जो इजिली वेपराइज ना हो सके वही ऐड किया जाता है यहाँ पे। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आर कॉल्ड। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो रहता है उसको क्या बोला जाता है, ऑप्शन ए आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, सेकंड वन एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, थर्ड वन आइसोटोनिक बोलते हैं, फोर्थ वन नन ऑफ दिस। तो जब भी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जो रहता है उसको बोला जाता है एजियोट्रॉप्स। ठीक है, इनको बॉयल करते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो कि ओबे करता है, क्या ओबे करता है, रॉल्स लॉ। जो रॉल्स लॉ ओबे करता है वो आइडियल सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, जहाँ पे सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है वो रहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सेल। इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंडरी सेल है। फर्स्ट ऑप्शन मर्करी सेल, सेकेंड वन ड्राई सेल,
थर्ड वन लेड स्टोरेज सेल एंड फोर्थ वन H2O2 फ्यूल सेल। तो सेकेंडरी सेल कैसे होते हैं, जो रिचार्ज हो जाते हैं, रिचार्जेबल जो रहते हैं वो सेकेंडरी सेल होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास लेड स्टोरेज सेल जो है वो कैसा है, वो सेकेंडरी सेल है। इनको हम यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल ये रहते हैं, ठीक है। बाकी ये जो है वो प्राइमरी सेल है, ये आपका अलग से ही H2O2 फ्यूल सेल रहता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज फ्रियोन 12 इज कॉमनली यूज्ड एज। फ्रियोन 12 जो रहता है उसको हम कैसे यूज करते हैं, कॉमनली कैसे यूज किया जाता है। फर्स्ट वन ऑप्शन एन इंसेक्टिसाइड हम यूज करते हैं, ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, थर्ड वन ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, फोर्थ वन फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। तो मेनली जो हम यूज करते हैं फ्रियोन 12 का वो यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट में। फ्रियोन 12 किसको बोलते हैं, CCl2F2, इसको बोला जाता है फ्रियोन 12 और इसका यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज द रिएक्शन Rx plus 2Na plus Rx in the presence of dry ether form Rr plus 2NaX। ये कौन सी रिएक्शन है, ऑप्शन दी है सैंडमियर रिएक्शन, सेकेंड वन फिटिक रिएक्शन, थर्ड वन वुड्स रिएक्शन एंड फोर्थ वन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है जहाँ पे हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम, और दो अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और यहाँ पे Rr plus 2NaX फॉर्म हो रहा है। तो इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को बोला जाता है वुड्स रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अगर हम सैंडमियर रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, क्लोरोएरिन और ब्रोमोएरिन की फॉर्मेशन होती है। क्लोरोएरिन और ब्रोमोएरिन फॉर्म होता है किसमें, सैंडमियर रिएक्शन में। और होता क्या है, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लिया जाता है इस तरह से, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ, फिर यहाँ पे बनता है क्लोरोएरिन, N2 रिमूव हो जाता है, HCl रिमूव हो जाता है। सिमिलरली अगर ब्रोमोएरिन प्रिपेयर करवाना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे HBr लेना पड़ेगा, यहाँ पे क्यूप्रस ब्रोमाइड लेना पड़ेगा, तब ब्रोमोएरिन प्रिपेयर होगा। तो अगर क्लोरोएरिन और ब्रोमोएरिन एरोमेटिक कंपाउंड प्रिपेयर करना है तो सैंडमियर रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, फिटिक रिएक्शन में भी यहाँ पे लिया जाता है क्लोरोएरिन सोडियम के साथ, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोएरिन लेने हैं। तो यहाँ से आपका क्या होगा, NaCl रिमूव हो जाएगा। NaCl जब रिमूव हो गया तो यहाँ पे फॉर्मेशन जो हुई वो किसकी फॉर्मेशन हुई, बाइफिनाइल जो है यहाँ पे होता है फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये क्या रहती है, ये फिटिक रिएक्शन रहती है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, हेलोल्किन की रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, इसको हीट किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनता है, ईथर की फॉर्मेशन होती है। तो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन से ईथर प्रिपेयर होता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ये सारी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है और इनसे पूछा भी जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज ग्लूकोज इज, ग्लूकोज जो है वो क्या है, ऑप्शन ए एल्डोपेंटोज है, सेकेंड वन अल्डोहेक्सोज है, थर्ड वन कीटोपेंटोज है, फोर्थ वन कीटोहेक्सोज है। तो ग्लूकोज की बात करें जिसका फॉर्मूला रहता है C6H12O6, और इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, CHO रहता है यहाँ पे, HOH CHOH और बाकी आपका COH यहाँ पे CH2OH, इस तरह से ये रहता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, है ना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, 6 कार्बन है। तो यहाँ पे ये कौन सी ऑप्शन आएगी, ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पे एल्डोहेक्सोज। अगर फ्रक्टोज पूछते तो फ्रक्टोज जो है वो कीटोहेक्सोज होता है, फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोहेक्सोज होता है। यहाँ पे डबल सेकंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगता है, बाकी आपका एज इट इज रहता है, और ये आपका ऐसे COH H इस तरह से, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगता है। तो अगर फ्रक्टोज पूछते तो फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज आपका कीटोहेक्सोज रहता है, और ग्लूकोज जो है वो क्या रहता है, एल्डोहेक्सोज रहता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। आपको पता है विटामिन से भी पक्का क्वेश्चन अराइज होता ही होता है, पूछा भी जाता है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। ऑप्शन ए रिकेट्स,
सेकंड वन बेरी बेरी, थर्ड वन स्कर्वी एंड फोर्थ वन नाइट ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, रिकेट्स। मींस बेंडिंग ऑफ बोन जो रहती है चिल्ड्रन में वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रहती है। बेरी बेरी की बात करें ये होती है विटामिन बी की डेफिशिएंसी की वजह से, स्कर्वी की बात करें विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से, नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। और आपने दोनों टाइप की विटामिन याद रखनी है कि दो टाइप की होती है, एक फैट सॉल्युबल रहती है और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल आपके पास चार होती है, KEDA, कीड़ा करके आप याद कर सकते हो, वाटर सॉल्युबल बी और सी। ये जो फैट सॉल्युबल विटामिन है ये आपकी स्टोर्ड होती है किसमें, एडिपोज टिश्यू में, और बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल है, इनको कंटिन्यूसली लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोटीन है। फर्स्ट ऑप्शन ग्लाइकोजन, सेकंड वन अमाइलोपेक्टिन, थर्ड वन कैरेटिन, फोर्थ वन लैक्टिथिन। तो यहाँ पे आपके पास प्रोटीन आपने पढ़ा है, कैरेटिन जो रहती है वो प्रोटीन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ग्लाइकोजन की बात करें तो ये आपका रहता है स्टार्च या एनिमल स्टार्च इसको बोला जाता है। ग्लाइकोजन को क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च इसको बोला जाता है। पॉलीसेकेराइड्स ये रहते हैं। अमाइलोपेक्टिन जो है, स्टार्च में दो कंपोनेंट रहते हैं, एक अमाइलोपेक्टिन रहता है, एक अमाइलेज रहता है। और तो ये सारी तो आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। कैरेटिन ही यहाँ पे क्या रहती है, प्रोटीन रहती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन सा जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है। फर्स्ट वन क्लोरामिफेनिकोल, सेकंड वन सल्फाडाइजीन, थर्ड वन पेंसिलिन एंड फोर्थ वन बिथेनॉल। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें एंटीबायोटिक कौन सी नहीं है, तो बिथेनॉल जो है यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं है, बाकी सारी की सारी एंटीबायोटिक है। पेंसिलिन तो फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये भी याद रखना है आपने। और बिथेनॉल जो है वो इसको ऐड किया जाता है, सोप वगैरह में ऐड किया जाता है, किस वजह से, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी की वजह से बिथेनॉल जो रहता है इसको ऐड करते हैं सोप में, तो ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड इज, 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड जो रहता है ये आपके पास क्या है, तो ऑप्शन ए गिवन है एंटीसेप्टिक, सेकंड वन गिवन है एस्पिरिन, थर्ड वन गिवन है एंटीबायोटिक एंड फोर्थ वन गिवन है मॉडरेंट डाई। तो 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड जो है ये क्या है, ये है एस्पिरिन। तो ये भी आपने याद रखना है, एस्पिरिन जिसका हम यूज करते हैं है ना, फीवर वगैरह के लिए भी एस्पिरिन का यूज करते हैं, या पेन रिलीविंग जो ड्रग्स रहती है उसके लिए एस्पिरिन का यूज किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयोपिक नेम ऑफ, इसका आयोपिक नेम पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आयोपिक पक्का पूछे जाते हैं। पोटाशियम, उसके बाद AgCN2, इस तरह से। तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काउंटर आयन, इसको बोला जाता है काउंटर आयन। ये क्या है, ये सेंट्रल मैटर एटम है जो किसकी तरह बिहेव करता है, ये बिहेव करता है लुईस एसिड की तरह। साइनाइड जो है ये क्या है, लिगेंड है, और ये बिहेव करता है लुईस बेस की तरह। ठीक है, अब नेमिंग जब भी करनी है हमेशा काउंटर आयन पहले लिखा जाता है, अगर पहले वो है तो पहले लिखा जाएगा। तो मीन्स पोटाशियम, पहली दो तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गई, ये तो नहीं होगी, मीन्स पोटाशियम पहले लिखा जाएगा। उसके बाद जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर की नेमिंग की जाती है लिगेंड को पहले लिखा जाता है। तो पोटाशियम डाइसाइनाइडो है ना, पोटाशियम डाइसाइनाइडो, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव लिगेंड है। नेगेटिव लिगेंड को जब भी लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम जब भी लिखा जाता है लास्ट में 8 करके लिखा जाएगा, तो अर्जेंटेट करके इसको लिखेंगे विद ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी 1 + x - 2 = 0, x आ गया यहाँ पे 1। मीन्स यहाँ पे आपके पास जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पोटाशियम डाइसाइनाइडो अर्जेंटेट 1। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म alloy easily because they have,
ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो इजीली एलॉय फॉर्मेशन कर देते हैं। आपको पता है एलॉय कब बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल जब भी कंबाइंड होती है तो वहाँ पे एलॉय की फॉर्मेशन होती है। मेटल की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एलॉय फॉर्म होते हैं। तो ऑप्शन ए है नियरली सेम एटॉमिक साइज, सेकेंड वन है सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, थर्ड वन है सेम एटॉमिक नंबर एंड फोर्थ वन है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे अलॉय वो किस वजह से बना पाते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट जो रहते हैं इनका एटॉमिक साइज जो रहता है वो क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, इस वजह से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। चलिए ये थे हमारे क्वेश्चंस कुछ प्रीवियसली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और हमारी एकेडमी जो है वो न्यू बैच स्टार्ट कर रही है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अप्रैल से। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।